से बड़ी खबर, अतीक अशरफ की पुलिस रिमांड आज खत्म होनी थी। सीजेएम कोर्ट में शाम 5 बजे से पहले उनको पेश किया जाना था। पुलिस आज सीजेएम कोर्ट में पेश करेगी रिपोर्ट, कोर्ट को दी जाएगी पूरे घटनाक्रम की जानकारी। अतीक के वकील भी कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष, सुरक्षा में हुई चूक को लेकर कोर्ट में बताएंगे और कोर्ट से मामले में कार्रवाई की मांग भी कर सकते हैं। साबरमती और बरेली जेल से अतीक और अशरफ को जो प्रयागराज लाया गया था और उसके बाद पुलिस ने रिमांड मांगी थी जिसकी अवधि खत्म हो रही थी, आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या हो गई। और आज जो है सीजेएम कोर्ट में पुलिस इसी बाबत अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगी, कोर्ट को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देगी। दूसरी ओर कोर्ट में अतीक के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे और कोर्ट से कार्रवाई की वो मांग भी कर सकते हैं। अतीक अशरफ की रिमांड आज खत्म होनी थी और प्रक्रिया के मुताबिक आज उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कोर्ट से कार्रवाई की मांग आज अतीक और अशरफ के वकील कर सकते हैं और आज ही कोर्ट को पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी देंगे वकील। सीजेएम कोर्ट में आज पुलिस अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, कोर्ट को घटनाक्रम की जानकारी देगी, तो दूसरी तरफ अतीक अशरफ के वकील भी आज अपना पक्ष रख सकते हैं। सर्वेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, अब ये प्रक्रिया ही बची है, घटनाक्रम की जानकारी पुलिस की तरफ से दी जाएगी तो अतीक के वकील भी अपना पक्ष रखेंगे। जी निश्चित तौर पर अब जो स्थिति है, आज शाम 5 बजे तक माफिया अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी रिमांड सीजेएम कोर्ट डीके गौतम की कोर्ट से मिली हुई थी, लेकिन इस बीच शनिवार को जो घटनाक्रम हुआ उसमें मेडिकल कराने के दौरान अतीक अहमद और अशरफ को 3 हमलावर आए, लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य, उन्होंने गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। आज शाम 5 बजे पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म होनी थी। ऐसे में अब धूमनगंज थाना पुलिस कोर्ट में आज अपनी रिपोर्ट लगाएगी और रिपोर्ट पे इस बात को अदालत को जानकारी देगी, पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएगी कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ था। वहीं अतीक अहमद के जो वकील हैं वो भी इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे और इसमें साफ तौर पर ये कहेंगे कि पुलिस ने सुरक्षा में उनके जो क्लाइंट थे उनकी सुरक्षा में चूक की है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी करेंगे। तो आज इस मामले में होगा। इसके साथ साथ यहाँ दर्शकों को जानकारी देते 3 अन्य मामले आज सीजेएम कोर्ट में लगे हैं, जिनमें शाइस्ता परवीन के नाबालिग बच्चों की अवैध निरुद्ध के मामले में, इसके साथ ही साथ खालिद असीम उर्फ अशरफ जो कि अब हमले में मारे जा चुके हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने मुकदमों की सुनवाई की मांग की थी। और तीसरा मुकदमा अशरफ के ससुर और उनकी पत्नी जैनब फातिमा के पिता मंसूर अहमद की ओर से अपनी बेटी जैनब फातिमा और अशरफ की बहन आयशा नूरी और भांजी उर्जिना नूरी की अवैध निरुद्धि को लेकर दर्ज कराया गया था। इन मामलों में भी सुनवाई है, तो आज 3 मामले में सुनवाई भी सीजेएम कोर्ट में होनी है। जी बिल्कुल, और समय को लेकर कोई जानकारी सर्वेश की कितने बजे इस मामले की सुनवाई होगी, जब पुलिस भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी देगी, अतीक और अशरफ के वकील भी कोर्ट में अपनी बात रखेंगे? बताऊं कि धूमनगंज थाना पुलिस कोर्ट में पहुंच चुकी है और ये माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद, लंच के बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकती है। और इसके अलावा जो अन्य मामले हैं इसमें यह माना जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ की अब मौत हो चुकी है। ऐसे में चाहे वो नाबालिग बच्चों की अवैध निरुद्धि का मामला हो, चाहे अशरफ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे की सुनवाई का मामला हो, या फिर तीसरा मामला जो मंसूर अहमद की याचिका है जो अशरफ के ससुर है, तो इन याचिकाओं पर आज पक्षकारों का पेश न होने की वजह से इसमें तारीख लगना तय है। इन मामलों में कुछ बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होने की उम्मीद नहीं है। जी, नजर बनाए रखे, जानकारी के लिए शुक्रिया सर्वेश। वहीं अतीक और अशरफ की मौत के बाद से नैनी जेल में बंद अली अहमद काफी परेशान है। बताया जा रहा है कि वो 2 दिनों से सो नहीं पाया है। उधर अतीक के हत्यारों को अलग सेल में रखा गया है। नैनी जेल में तीनों शूटर्स की जान को खतरा है क्योंकि अतीक के कई गुर्गे नैनी जेल में बंद हैं। तो अतीक का बेटा 2 दिन से सो नहीं पाया है। बीते 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की ताबड़तोड़ गोलियों से मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद अतीक गैंग में मातम फैल गया है। सूत्रों की माने तो अब अतीक गैंग ने इस हत्याकांड की बदला लेने की प्लानिंग भी शुरू कर दी है, जिसके चलते प्रयागराज के नैनी स्थित इस केंद्रीय कारागार की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि इसमें एक और जहां अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले हत्यारोपियों को बंद किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पहले से ही अतीक अहमद का बेटा अली अहमद इस नैनी जेल में बंद है। दरअसल दिसंबर 2021 में प्रयागराज के एक प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़
कि रंगदारी और मारपीट के आरोप में अली अहमद पर मुकदमा दर्ज किया गया था और उसे इसी नैनी जेल में बंद किया गया है, जिसके साथ ही साथ अतीक अहमद गैंग के कई अन्य गुर्गे भी इस नैनी जेल में बंद हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के इस जेल में बंद होने के कारण न सिर्फ अतीक अहमद और अशरफ अहमद के हत्यारों की बैरक बदली गई है, बल्कि लगातार जेल प्रशासन के अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और माफिया अतीक और अशरफ के हत्यारे सनी सिंह के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सनी सिंह के परिजनों की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। देर शाम से घर से निकलने और किसी के घर के आने पर पाबंदी है। पुलिस ने घर के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखी है। सनी सिंह का भाई और उसका परिवार घर में ही कैद हो गया है और मीडिया कर्मियों से मिलने से भी उन्हें मना कर दिया गया है। हमीरपुर के शूटर के घर पर सनी का ये घर है, मैं दिखा देना चाहता हूँ, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है, यहाँ पर कोई नहीं है। परिजन जो उसके घर वाले हैं, उनका भाई है जो पिंटू सिंह, उस घर में रहता है और यहाँ भी पूरी तरीके से दरवाज़ा बंद किए हुए हैं, घर से कोई भी निकल नहीं रहा है। कल से सब लोग, घर के लोग अंदर बंद हैं। हालांकि पुलिस सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, गलियों में चारों तरफ बैरिकेडिंग देख सकते हैं और पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा चौबंद लगाई गई है, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वाले लगाए, थाना कुरारा पुलिस के अलावा हमीरपुर पुलिस भी लगाई गई है। ये देख सकते हैं कि यहाँ से पूरी तरीके से रास्ता बंद कर दिया गया है। तो अतीक के हत्यारे लवलेश के बांदा वाले घर पर फिलहाल ताला लटका हुआ है। आपको बता दें, लवलेश का परिवार बांदा में किराए के मकान में रहता था और सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से लवलेश के भाई और पिता यहां से चले गए हैं। लवलेश के घर के बाहर 2 सुरक्षाकर्मी बैठे हुए फिलहाल दिख रहे हैं। आपको बता दें, लवलेश का परिवार शहर कोतवाली क्षेत्र के क्योटरा में किराए के मकान में रहता था। अतीक और अशरफ की प्रयागराज में निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद से 3 लोगों का नाम आया था जो कि बांदा जनपद, हमीरपुर और कासगंज के रहने वाले बताए जा रहे थे। इस वक्त हम लवलेश के घर में खड़े हुए, तीसरा दिन है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आज ये जो है इसके लवलेश के घर में बाहर से ताला लगा हुआ है। साफ तौर पर लवलेश तिवारी घर में ताला बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसके परिवार के लोग जो यहाँ पर रहते थे, तो जानकारी मिली थी कि इस घर में लवलेश के पिता, माता और एक छोटा भाई रहता था और वो छोटा भाई पढ़ाई करता था, पिताजी ड्राइवरी करते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा दिन है घटनाक्रम का, यहाँ पर जो है ताला लगा हुआ है और आसपास के अगर आपको नज़ारा दिखाऊं, यहाँ कहीं कोई पुलिसकर्मी नहीं है, कहीं कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। और मैं गलियों का आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि इस घर के हम आपको बाहर दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस गली में जो है जहाँ लवलेश तिवारी रहता था, न तो यहाँ इंसान है कोई दिख रहा है, न इंसान की जात दिख रही है, तमाम लोग सकते में हैं। ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। आसपास जो मकान बने हुए हैं, मकान के भी तमाम लोग जो है सकते में हैं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद तो यहाँ पर कुल मिला के लवलेश ने जिस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसके बाद तमाम लोग जो है, क्षेत्र के लोग, स्थानीय लोग जो जहाँ रहता था किराए के मकान में, साफ तौर पर लोग दहशत में हैं। और ये जो हमने कुछ लोगों से बात करना चाहा तो उन लोग, हालांकि कैमरे के सामने वो लोग बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि देर रात तक लवलेश का परिवार यहीं था, लेकिन जब सुबह बाहर उठे हैं तो उसके परिवार के लोग यहाँ नहीं थे। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया सकता है कि कहीं ना कहीं या तो वो सुरक्षित स्थान में चले गए या तो वो उनको कोई पूछताछ के लिए भी ले जा सकता है। अतीक अशरफ की निशानदेही पर कसारी मसारी के जंगल से पुलिस को कई हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। जहां से पुलिस को हथियार मिले, वहीं पर न्यूज 18 भी पहुंचा। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ के मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था। ये जांच में निकलकर सामने आया था कि उन दोनों आरोपियों ने इस बात को कबूला था कि पाकिस्तान से वेपन्स मंगाते थे, ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराते थे और वहां से फिर प्रयागराज लाकर वेपन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अपना पूरा रैकेट चलाते थे। न्यूज 18 इस वक्त पहुंचा हुआ है उस जगह पर जहां अपने मर्डर से महज 1 घंटे पहले अतीक और अशरफ को लाई थी यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ, और इस गड्ढे से 50 कारतूस बरामद हुए थे। इसके अंदर उन्होंने हथियार रखे हुए थे और उसके ऊपर से मिट्टी डाली थी और मिट्टी के ऊपर ये जो झाड़ियां आप बगल में देख रहे हैं इस वक्त, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उनको इन झाड़ियों से ढक दिया था ताकि किसी को शंका ना हो, किसी को डाउट ना हो।
जिस दिन अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ उससे महज 1 घंटे पहले यूपी पुलिस उन्हीं दोनों की निशानदेही पर यहां उनको लेकर आई थी कसारी मसारी के जंगलों में, और यहां से 50 कारतूस बरामद किए गए थे। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपको वो जगह मैं दिखाता हूं जहां पर उनके 2 पिस्टल्स बरामद हुई थी, 7 कारतूस बरामद हुए थे और कपड़े बरामद हुए थे। ये महज 100 मीटर आगे ये जगह है जहां पर अतीक और अशरफ दोनों की निशानदेही पर यूपी पुलिस ने बरामदगी की थी। ये कसारी मसारी के जंगलों में अपने हथियार, कैश और तमाम सबूत छुपा कर रखते हैं ताकि ना पुलिस को डाउट हो, अगर डाउट हो भी जाए तो पक्की निशानदेही ना हो तो पुलिस की कोई बरामदगी ना कर पाए। ये वो जगह है जहां से अपने मर्डर से महज 1 घंटे पहले अतीक और अशरफ दोनों ने कई राज उगले थे। जैसे ही पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था, भारत की जांच एजेंसियां भी भौचक्का रह गई थी कि किस लेवल पर ये दोनों भाई न सिर्फ अपना रसूख चला रहे थे बल्कि विदेशी खतरनाक साजिशों का हिस्सा थे। जिस दिन अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई उससे महज 1 घंटे पहले यहां पर दोनों भाइयों को लाया गया था और यहीं से उनकी निशानदेही पर भारी बरामदगी हुई थी। यहां से जब वो ले जाए गए 1 घंटे बाद कोलमन हॉस्पिटल में उनका मेडिकल होना था और वहीं पर तीनों आरोपियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। बहरहाल इस मामले में पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या जिस तरीके के राज अतीक और अशरफ उगल रहे थे उसको लेकर हत्या की गई, क्या जिस तरीके से उन्होंने यहां से बरामदगी करवाई थी कई रसूख वाले लोगों के लिए समस्या हो सकती थी कि वो ऐसी और जानकारियां पुलिस और एसटीएफ के सामने रखते। क्या ये भी एक बड़ा एंगल है कि विदेशी साजिशों की वजह से अतीक अहमद की हत्या की गई हो, क्योंकि वो धीरे धीरे तमाम राज उगल रहा था। बहरहाल न्यूज 18 एक्सक्लूसिव इस समय ग्राउंड जीरो पर है जहां से हथियारों की बरामदगी हुई और महज अपने मर्डर से 1 घंटे पहले अतीक और अशरफ दोनों यहां आए और पुलिस को सामने सारे राज उगले। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, कसारी मसारी के जंगल, प्रयागराज। अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए 2 एसआईटीज बनाई गई हैं और अब जो जांच चल रही है उसकी मॉनिटरिंग के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। डीजीपी डॉक्टर आरके विश्वकर्मा ने एसआईटी का गठन किया है। एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा, फोरेंसिक साइंस लैब लखनऊ के डायरेक्टर भी शामिल है। ये एसआईटी पूरे मामले में चल रही विवेचना की मॉनिटरिंग करेगी। मौके पर मिले सबूतों के साथ डिजिटल, टेक्निकल, साइंटिफिक सबूतों को जुटाने और विश्लेषण का काम भी करेगी। ये एसआईटी इस मामले के जांच अधिकारी के निर्देश और मार्गदर्शन भी करेगी। इस मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट में दी जाने वाली रिट याचिकाओं, अपील, जमानत अर्जियों के जवाब दाखिल करने की प्रक्रिया में भी ये एसआईटी शामिल होगी। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या जानकारी है ऋषभ मणि? देखिए, अतीक अशरफ का हत्याकांड जो है इसकी जांच सरकार की साख से भी जुड़ी है, लिहाजा सरकार को रिस्क नहीं लेना चाहती है। जो सबसे बेहतर विवेचना हो सकती है और इस विवेचना की मॉनिटरिंग के लिए भी एक एसआईटी बना दी गई है। एसआईटी के हेड एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर हैं, जिनके पास अच्छा खासा अनुभव है, सीबीआई में कई साल रहे हैं। रमित शर्मा जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं प्रयागराज के, वो भी एसआईटी में हैं, वो खुद एक IITN है। और डायरेक्टर जो फॉरेंसिक लैब के हैं उनको भी रखा गया है। जो मौके से सबूत मिले हैं, जिनको फिजिकल एविडेंस कहा जाता है, उसको वहां से कलेक्ट करना, उसको जुटाना, उसका विश्लेषण करना, साथ ही साथ जो डिजिटल हैं, टेक्निकल, साइंटिफिक, फॉरेंसिक सबूत हैं, उनको जुटाना और उनको प्रिजर्व करना, फिर उनको जांच में कैसे शामिल करना है, उनका जो एनालिसिस है, ये सारे काम भी जो विवेचक करेगा वो इस एसआईटी के दिशा निर्देशों के मुताबिक करेगा। या ये कह लें कि जो विवेचक है, उसका जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो इनसे निर्देश और मार्गदर्शन लेता रहेगा। इसी के साथ ये चूंकि हाई प्रोफाइल मामला है, अभी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे की कोर्ट्स में कई याचिकाएं पड़ सकती हैं, तो उन याचिकाओं का जवाब देने के लिए भी बहुत अच्छा पैनल होना चाहिए। लिहाजा ये एसआईटी देखेगी कि जब इस तरह की याचिकाएं पड़ती हैं तो उनका जो जवाब दिया जाए वो लीगल हो, काफी मजबूत हो, और जो भी साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हासिल हुआ है उनको उसमें शामिल किया जाए। लिहाजा सरकार की साख को कोर्ट में भी मजबूत रखा जाए। तो एक तरफ जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको भी बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाना है और सभी कोर्ट्स में भी इसको मजबूती से रखना है। लिहाजा ये एसआईटी बनाई गई है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि। और इस एसआईटी के पीछे का मकसद क्या है उस पर विस्तार से हमने आपको जानकारी दी।
अतीक अशरफ मर्डर केस की जांच के लिए प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। पुलिस कमिश्नर की ओर से गठित ये एसआईटी अतीक अशरफ मर्डर मामले की जांच करेगी। इस एसआईटी टीम में 3 सदस्य हैं। एसआईटी टीम में अपर पुलिस उपायुक्त सतीश चंद्र मुख्य विवेचक, सत्येंद्र प्रसाद तिवारी सहायक पुलिस आयुक्त सह विवेचक और ओम प्रकाश विवेचना सेल अपराध शाखा सह विवेचक के तौर पर शामिल है। अतीक अशरफ मर्डर मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय एसआईटी पुलिस कमिश्नर ने बनाई है और इसमें कौन कौन अधिकारी शामिल है उनके भी नाम हमने आपको बताए। तो इस एसआईटी टीम में शामिल हैं 3 सदस्य, अपर पुलिस आयुक्त सतीश चंद्र, सत्येंद्र प्रसाद तिवारी और ओम प्रकाश विवेचना सेल अपराध शाखा सह विवेचक के तौर पर शामिल है। तो इन 3 मेंबर्स को जिम्मा दिया गया है इस मामले की जांच का। अतीक अशरफ मर्डर केस की जांच के लिए प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने भी 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। पुलिस कमिश्नर की ओर से जो टीम बनाई गई है अतीक अशरफ मर्डर मामले की वो जांच करेगी। इसमें अपर पुलिस उपायुक्त सतीश चंद्र मुख्य विवेचक के तौर पर होंगे, सत्येंद्र प्रसाद तिवारी जो सहायक पुलिस आयुक्त हैं वो सह विवेचक होंगे और साथ ही ओम प्रकाश भी होंगे विवेचना सेल अपराध शाखा के सह विवेचक के तौर पर। सर्वेश दुबे से इस पर अपडेट लेते हैं। सर्वेश, पुलिस की तरफ से भी जो एसआईटी बनाई गई है वो किस प्रकार की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट कब तक सबमिट करेगी? ये इसी वाले पे जो हत्या हुई तो इस खबर से जुड़ी अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। उधर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने विपक्ष के आरोप पर कहा है कि अतीक की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए उन्होंने यह आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण के कारण ऐसे बयान दे रही हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि लापरवाही हुई है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। और मीडिया के लोग इस तरह से अतीक अहमद की हत्या के बाद जिस तरह की राजनीति की जा रही है, सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है। देखिएगा, उन लोगों को मालूम नहीं कानून के बहुत बड़े हाथ होते हैं, कोई भी गुनाहगार बच नहीं पाएगा। जिनको बातें बनानी है, कानून पे विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, उनको कहने की पूरी आज़ादी है। मुझे लगता है कि सरकार सक्षम है इस मामले में। जिन्होंने अतीक का मारा है उनको भी सजा दिलाने में सक्षम है और पूर्व में जितने भी कत्लेआम हुए उनको भी सजा दिलाने में सक्षम है। लेकिन मैं सर, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हैं उनका यह कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरह के काम जो है वो सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि खाली वो तुष्टीकरण के कारण एक वोट बैंक उनको मिल जाए, उसके वो किसी प्रकार से संरक्षण में खड़े होकर वो वोट बैंक को हत्या न चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो न्यायपालिका खुली है, कोर्ट जाइएगा ना। आप खाली बातें बनाने से कुछ नहीं बनने वाला है, कुछ काम करके दिखाइए, जब भी उनको विश्वास होगा आपके ऊपर कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। हाँ सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा सर, विपक्षी पार्टी का यह भी मैं कहना है कि जब न्यायपालिका में लगातार वो संरक्षण की बात कर रहा था, इनकाउंटर की बात कर रहा था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। मुझे लगता है सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। सरकार ने पूरा जिस प्रकार से न्यायपालिका ने, कानून ने और कोर्ट ने कहा था उसी का पालन किया गया था। जब बताया गया था कि वो बीमारी से पीड़ित है और जब उसकी तबीयत खराब होगी उसको हॉस्पिटल ले जाएगा। अनेकों इंक्वायरी के साथ उसको लेने के लिए वो गए थे और उसमें ये कांड हो गया। सुरक्षा के अंदर जिस प्रकार से चारों तरफ से लोग घिरे हुए थे, लेकिन मीडिया जिस प्रकार से उनसे अपनी बातों को पूछ रहा था उसका कहीं ना कहीं उन्होंने लाभ लेकर और ये सारा काम किया गया है। हाँ सर, इसके साथ और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।